नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली को मिलेगी 11,000 नई ई बसें, मजबूत होगी परिवहन व्यवस्था, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। जी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम को पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसका घाटा 97,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में शहर में ई बसों की संख्या बढ़ाकर 11,000 करना है, जिससे सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा। डीटीसी के संचालन को DIMTS से वापस लिया जा रहा है और पेंशन जैसे मुद्दों को हल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पिछले 10 महीनों में हमने डीटीसी को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। पिछली दिल्ली सरकार ने डीटीसी के पूरे संचालन को दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम को सौंप दिया था, जिसमें बसें चलाना, रूट तय करना और कर्मचारियों की भर्ती शामिल थी। इससे डीटीसी संकट में पड़ गया और डीटीसी के ड्राइवरों व कंडक्टरों को बेकार बैठना पड़ा। दिल्ली के नरेला में बनेगी एजुकेशन सिटी, डीडीए ने 2 यूनिवर्सिटी को सौंपा जमीन का कब्जा। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने शनिवार को गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी को नरेला में नए कैंपस के निर्माण के लिए जमीन पर कब्जा सौंप दिया। दोनों यूनिवर्सिटी की ओर से एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद को उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने जमीन के कागज सौंपे। उपराज्यपाल और एजुकेशन मिनिस्टर ने इस दौरान दोनों संस्थानों को बधाई दी और कहा कि कैंपस के विस्तार से न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश के छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। डीडीए ने बताया कि जनवरी 2024 में ही दोनों यूनिवर्सिटी को जमीन का आवंटन कर दिया गया था, मगर तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार ने जमीन के बदले कोई भुगतान नहीं किया था, जिससे यह प्रोजेक्ट बीच में ठप पड़ गया था। वहीं यूनिवर्सिटी कैंपस के विस्तार से नरेला के पड़ोसी क्षेत्रों के निवासियों, खासतौर पर बाहरी दिल्ली और हरियाणा के कई जिलों के निवासियों को फायदा मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि गोनाइल को दी बड़ी राहत, खारिज की होली काउ फाउंडेशन की सुधार याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वामी रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि कंपनी को एक बड़ी राहत देते हुए पतंजलि गोनाइल ट्रेडमार्क को बरकरार रखा है। साथ ही कोर्ट ने होली काउ फाउंडेशन की उस सुधार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने पतंजलि कंपनी के ट्रेडमार्क को अपने मार्क गोनाइल से मिलता जुलता बताया था। इस बारे में 9 जनवरी को दिए अपने फैसले में कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता अपने इस दावे को साबित करने में विफल रहा है। वह गोनाइल मार्क यानी कि नाम को काफी पहले से और लगातार इस्तेमाल कर रहा है। विश्व पुस्तक मेला 2026 का शानदार आगाज, धर्मेंद्र प्रधान ने किया उद्घाटन, 20 लाख से अधिक पाठक करेंगे भागीदारी। विश्व पुस्तक मेला 2026 का नई दिल्ली के भारत मंडपम में भव्य उद्घाटन हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका शुभारंभ किया। यह 53वां संस्करण 18 जनवरी तक चलेगा, जिसमें पहली बार आम लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। भारतीय सैन्य इतिहास थीम के साथ यह मेला 20 लाख से अधिक पाठकों को आकर्षित करने की उम्मीद है, जो भारत की पठन संस्कृति को बढ़ावा देगा। बता दें कि विश्व पुस्तक मेले का 53वां संस्करण भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट यानी कि NBT द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में 35 से अधिक देशों की भागीदारी, 1800 से अधिक प्रकाशकों, 3000 से अधिक स्टॉलों, 600 साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और 1000 से अधिक वक्ताओं को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इसे विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक समारोह में से एक कहा जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जामा मस्जिद के आसपास अवैध पार्किंग दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। दिल्ली नगर निगम पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास से अतिक्रमण हटाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर 2 महीनों में सर्वे और कार्रवाई पूरी होगी। तुर्कमान गेट पर सफल अभियान के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। जामा मस्जिद के पास अवैध पार्किंग, पक्के निर्माण और हजारों स्ट्रीट वेंडर से लोगों को परेशानी हो रही है। शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पुनर्विकास योजना भी बनाई है। दिल्ली में चीनी नागरिक समेत 7 लोग गिरफ्तार, डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाला अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बेनकाब। IFSO यूनिट की स्पेशल सेल ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराने और ठगने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह खुद को यूपी ATS अधिकारी बताकर पीड़ितों को आतंकी हमलों में फंसाने की धमकी देता था और उनसे करोड़ों रुपये ऐंठता था। एक चीनी नागरिक सहित 7 जालसाज गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने सैकड़ों लोगों से 100 करोड़ से अधिक की ठगी की है। जांच में सामने आया है कि बीते साल सितंबर से चीनी, ताइवानी, पाकिस्तानी और नेपाली अपराधियों से जुड़ा यह सिम बॉक्स सिंडिकेट अत्याधुनिक टेलीकॉम तकनीक का इस्तेमाल कर भारत में कॉल करता था। गिरोह के सदस्य पीड़ितों को फोन कर खुद को यूपी ATS अधिकारी बताते थे और उन पर पहलगाम और दिल्ली विस्फोट जैसे आतंकी हमलों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाते थे।
दिल्ली सरकार का नया फूड मेन्यू लॉन्च, 33 सलाद चाट, 30 स्नैक्स और 46 तरह के व्यंजन, स्वाद के साथ सेहत पर भी जोर। दिल्ली सरकार ने आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए 200 से अधिक व्यंजनों वाला एक शाही थाली मेन्यू लॉन्च किया में दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने यह मानक मेन्यू तैयार किया। इसमें चिकन तंदूरी, मटन, रोगन जोश, में दाल मखनी और गुलाब जामुन जैसे व्यंजन शामिल हैं। में कैटर्स के लिए टेंडर जारी किए गए और विभिन्न पैकेज के लिए दरें भी तय की गई है, जिससे मेहमानों को होटल जैसा अनुभव मिलेगा। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट का 20वां इंटरनेशनल आर्ट कार्निवाल 13 जनवरी से 800 से ज्यादा कलाकार होंगे शामिल। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स का 20वां इंटरनेशनल आर्ट कार्निवाल यानी कि CIAC 13 से 18 जनवरी 2026 तक ललित कला अकादमी में आयोजित होगा। यह आयोजन कॉलेज की 2 दशक की सांस्कृतिक यात्रा का जश्न मनाएगा। सामूहिक ऊर्जा थीम पर आधारित इस कार्निवाल में 800 से अधिक कलाकार भाग लेंगे और विभिन्न कला रूपों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें BC सन्याल पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे और जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्तियां मिलेंगी। दिल्ली में गंदे पानी की डरावनी सच्चाई, 2800 किलोमीटर पाइपलाइन 30 साल पुरानी, पूरा नेटवर्क सुधारने में लगेंगे 8 साल। दिल्ली में दशकों पुरानी जर्जर पाइपलाइनें दूषित पेयजल की मुख्य वजह है, जिससे 55% पानी बर्बाद होता है। दिल्ली जल बोर्ड 2 से 3 साल में 7000 किलोमीटर पाइपलाइन बदलेगा और 7 से 8 साल में पूरे नेटवर्क को दुरुस्त करेगा। 14 साल बाद चंद्रावल और वजीराबाद परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ। सरकार ने 9000 करोड़ आवंटित किए, जिसका उद्देश्य राजधानी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। बायोमेट्रिक हाजिरी पर DU के शिक्षकों में आक्रोश, वेतन रोकने की चेतावनी से बढ़ा विवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों ने आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति और जनवरी 2026 से वेतन रोकने की चेतावनी का विरोध किया। डूटा ने इसे शिक्षकों के अधिकारों पर हमला बताया और कहा कि उपस्थिति को वेतन से जोड़ना अन्यायपूर्ण है। संगठन ने अधिसूचना तत्काल वापस लेने, वेतन अप्रभावित रखने और सभी सेवा संबंधी निर्णय वैधानिक निकायों में चर्चा के बाद लेने की मांग की है। दिल्ली में दूषित पानी बना साइलेंट किलर, 2024 में 24% मौतें संक्रामक रोगों से, अस्पताल में बढ़े जल जनित रोग। राजधानी दिल्ली में दूषित पानी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गया, जिससे संक्रामक रोगों से होने वाली मौतें बढ़ रही है। 2024 में कुल मौतों का 24% जल जनित बीमारियों के कारण हुआ है। अस्पतालों में डायरिया, टाइफाइड जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने रोकथाम और पानी की गुणवत्ता निगरानी पर जोर दिया है। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर ठोस समाधान की आवश्यकता बताई है। दिल्ली स्टार्टअप नीति 2025, युवाओं को 10 लाख तक का इक्विटी फ्री सीड ग्रांट, 5000 स्टार्टअप्स का लक्ष्य। दिल्ली सरकार 325 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दिल्ली स्टार्टअप नीति 2025 लाने की तैयारी में है, जिसका लक्ष्य 2035 तक 5000 स्टार्टअप्स का समर्थन करना है। द्वारका के NSUT में दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव 2026 का उद्घाटन शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने किया। इस नीति के तहत शीर्ष 6 स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए तक का इक्विटी फ्री सीड ग्रांट मिलेगा, जबकि 100 छात्र स्टार्टअप्स को 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अब दिल्ली में छोटी गलतियों पर नहीं होगी जेल, विधानसभा में विधेयक पारित, कारोबारियों श्रमिकों को कानूनी राहत। दिल्ली विधानसभा ने जन विश्वास विधेयक पारित किया है, जिसका उद्देश्य छोटी गलतियों पर लोगों को जेल भेजने से रोकना है। यह विधेयक आम लोगों और छोटे कारोबारियों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से राहत देगा। अब 8 श्रेणियों के मामलों में सजा की जगह केवल चेतावनी या जुर्माना लगाया जाएगा। इससे छोटे दुकानदार, स्टार्टअप और श्रमिक बिना डर के अपना कारोबार कर सकेंगे। इसे अब उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। बता दें कि दिल्ली जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य आम लोगों और छोटे कारोबारियों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से राहत देना है। अभी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी गलती, रिकॉर्ड में कमी, तकनीकी त्रुटि या नियमों का मामूली उल्लंघन आपराधिक श्रेणी में आते हैं। इन मामलों में जेल तक की नौबत आ जाती है, जिससे व्यापारी और श्रमिक वर्ग मानसिक रूप और आर्थिक रूप से परेशान होते हैं। न्याय कानून लागू होने के बाद 8 श्रेणियों के मामलों में सजा की जगह सिर्फ चेतावनी या जुर्माना लगाया जाएगा। इससे छोटे दुकानदार, स्टार्टअप, फैक्ट्री मालिक और श्रमिक बिना किसी डर के नियमों का पालन करते हुए अपना कारोबार कर सकेंगे। नर्सरी क्लास में एडमिशन की रेस, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने जारी की पहली लिस्ट, अभिभावकों की बड़ी बेचैनी।
राजधानी दिल्ली के 1700 से अधिक निजी स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले की आवेदनकर्ताओं की सूची जारी कर दी है। अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि प्रत्येक सीट के लिए 26 से 30 छात्रों ने आवेदन किया में डीपीएस, मथुरा रोड और बसंत वैली जैसे स्कूलों में भारी प्रतिस्पर्धा देखी गई। बता दें कि पेरेंट्स के मुताबिक हर सीट के लिए 26 से 30 स्टूडेंट ने अप्लाई किया। मथुरा रोड पर डीपीएस स्कूल में नर्सरी की जनरल कैटेगरी की 75 सीटों के लिए 1792 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। बसंत कूच के बसंत वैली स्कूल में नर्सरी की 51 सीटों के लिए 2141 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया। मैं चाणक्यपुरी के संस्कृति स्कूल में नर्सरी की 115 सीटों के लिए 2586 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है। बता दें कि जनवरी को स्कूल इन विद्यार्थियों को मिले मार्क्स अपलोड करेंगे। इसके बाद सिलेक्टेड विद्यार्थियों की पहली लिस्ट 23 जनवरी को जारी की जाएगी। पहली लिस्ट के साथ स्कूल 2 वेटिंग लिस्ट भी जारी करेंगे। एडमिशन प्रोसेस 19 मार्च 2026 को खत्म होगा। दिल्ली में अब खत्म होगी ट्रैफिक जाम की समस्या, 56 जगहों पर शुरू हुई बॉक्स पार्किंग। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए उपराज्यपाल बीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने 56 भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बॉक्स पार्किंग शुरू की है। इससे 2984 वाहनों को व्यवस्थित रूप से पार्क किया जा सकेगा। इस पहल का उद्देश्य ट्रैफिक को सुचारू बनाना, प्रदूषण कम करना और आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही को आसान बनाना है। मैं चांदनी चौक, कमला नगर जैसे प्रमुख इलाकों को इसमें शामिल किया गया, जिससे शहर का ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर होगा। अधिकारियों को सुविधाओं की नहीं होने देंगे कमी, आप बस तिरंगे किसान बढ़ाओ, सीएम रेखा गुप्ता का संदेश। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने शनिवार को 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बॉयज हैंडबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। मैं पीतमपुरा स्थित सरकारी स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री ने देश भर से आए युवा खिलाड़ियों से विशेष अपनापन व्यक्त किया, उनका उत्साह बढ़ाया और खेल भविष्य को लेकर बड़ा विजन भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने युवा खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि आपकी सफलता पूरे देश की सफलता है, आप खेलें और दुनिया में देश का नाम रोशन करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विजेता टीम के लिए 1 लाख रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की। इस सफदरजंग अस्पताल में फैकल्टी की 70 पोस्ट खाली, कैसे पढ़ेंगे फ्यूचर डॉक्टर। ये देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक सफदरजंग अस्पताल में टीचिंग फैकल्टी की भारी कमी है। इससे मरीजों को मिलने वाली सुविधा और मेडिकल की पढ़ाई दोनों पर असर पड़ सकता है। हाल ही में 27 दिसंबर 2025 को सूचना अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत मिली जानकारी से पता चला है कि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल में टीचिंग फैकल्टी के कुल 398 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 70 पद खाली हैं। दिल्ली विधानसभा में अब पूरा गाया जाएगा वंदे मातरम, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सर्वसम्मति से लिया फैसला। दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के केवल 2 पैरे नहीं बल्कि पूरा गीत गाया जाएगा। विधानसभा में विंटर सेशन के दौरान सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अपने वक्तव्य में कहा कि दिल्ली विधानसभा के प्रत्येक सेशन की पहली बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन से होती है। अब तक की परंपरा के अनुसार इस गीत के केवल 2 पैरे ही गाए जाते रहे, लेकिन इस साल हम वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर दिल्ली विधानसभा में अब केवल 2 पैरे नहीं पूरा वंदे मातरम गीत का गायन किया जाए। मकर संक्रांति पर डीडीए लाएगा प्रीमियम हाउसिंग स्कीम, फ्लैट्स के साथ साथ कार और स्कूटर गैराज भी शामिल। मकर संक्रांति के मौके पर डीडीए अपनी प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहा है। इस स्कीम में कुल 582 प्रॉपर्टीज रहेंगी। स्कीम में विभिन्न जगहों पर HIG, LIG, MIG, जनता और EHS फ्लैट्स के साथ कार और स्कूटर गैराज भी शामिल है। बता दें कि डीडीए के अनुसार जसोला में सबसे अधिक 15 HIG फ्लैट्स हैं। इनका रिजर्व प्राइस 2 करोड़ 14 लाख है। SFS फ्लैट्स रोहिणी में 5, बसंत कुंज में 1, गाजीपुर में 4 और द्वारका में 1 है। इनका रिजर्व प्राइस 99 लाख 1,000 से 1 करोड़ 21 लाख तक है। MIG फ्लैट्स दिलसाद गार्डन में 1, द्वारका में 14, ईस्ट ऑफ कुल्लोनी रोड में 1, जहांगीरपुरी में 17, लोकनायकपुरम में 160, मोदीपुरम में 1, नंदनगिरी में 4, रोहिणी में 13 फ्लैट्स हैं। इनका रिजर्व प्राइस 53 लाख से 1 करोड़ 45 लाख तक है। दिल्ली में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या, कुछ साल पहले पति का भी हो चुका है मर्डर।
राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी है। सुबह करीब 11 बजे हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान रचना यादव के रूप में हुई है, जिसके पति की कुछ साल पहले बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें कि शालीमार बाग थाना इलाके में शनिवार सुबह करीब 11 बजे अज्ञात हमलावरों ने रचना यादव की गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश, पुलिस ने कश्मीरी अब्बू अहमद शेख को पकड़ा, सामने आई ये बात। अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में शनिवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक अधेड़ राम मंदिर के दक्षिणी पर कोटे के पास नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। युवक को रोकने का प्रयास किया गया तो वह संप्रदाय विशेष के नारे लगाने लगे। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया। इसके बाद थाना राम जन्मभूमि पुलिस के हवाले कर दिया। थाने में पुलिस और खुफिया एजेंसियां युवक से पूछताछ कर रही है। उसकी पहचान कश्मीर को शोपिया निवासी अब्बू अहमद शेख उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है। एसपी सुरक्षा बलराम चारी दुबे ने घटना की पुष्टि की। CAQM की NCR में सख्त कार्रवाई, 16 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के निर्देश, निरीक्षण में पाई गई खामियां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। नियमों के गंभीर उल्लंघन पर 16 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई। बता दें कि CAQM के मुताबिक जांच में पाया गया कि कुल 16 इकाइयों में से एक इकाई उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में है, एक इकाई राजस्थान के NCR क्षेत्र में है और 14 इकाइयां हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित हैं, जिन्हें प्रदूषण विरोधी कानून का उल्लंघन करने के बाद बंद करने का आदेश दिया गया। दिल्ली के सभी इलाकों में बदल जाएगी पानी की पूरी पाइपलाइन, स्वच्छ पेयजल के लिए सरकार का बड़ा फैसला। देश के कुछ राज्यों में गंदे पानी पीने से बीमार लोगों से सबक लेते हुए सरकार ने पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन को बदलने का फैसला लिया। सरकार ने कहा कि 50,000 करोड़ की लागत से पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बदली जाएगी। दिल्ली में पीने के पानी का 16,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। दिल्ली की 95% पाइपलाइन को चेंज करने की जरूरत है। 10 वर्षों में पूरी पाइपलाइन बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इलाकों में काम भी शुरू हो गया। 9 विधानसभाओं में पाइपलाइन बदलने का काम शुरू कर दिया गया। 1.5 साल में काम पूरा करने वालों को पाइपलाइन बदलने का टेंडर अवार्ड कर दिया जाएगा। रेखा गुप्ता सरकार के वर्तमान कार्यकाल में 30% पाइपलाइन बदलने का लक्ष्य रखा गया है। PM किसान सम्मान का पैसा बढ़ाकर होगा 8,000 रुपये, बजट पर टिकी किसानों की निगाहें। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर किसानों की उम्मीदें इस बार पहले से अधिक बढ़ गई हैं। लगातार बढ़ती महंगाई और खेती की लागत ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ाएगी। विशेष रूप से यह चर्चा हो रही है कि क्या सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद दी जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। हालांकि कृषि विशेषज्ञ और किसान संगठन मानते हैं कि मौजूदा राशि महंगाई और बढ़ती खेती लागत के हिसाब से अब पर्याप्त नहीं रही। इसी कारण इस साल बजट में इस राशि को बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। मंत्री कपिल मिश्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें, आतिशी मामले में पंजाब पुलिस ने दर्ज की FIR। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के कथित गुरुओं के अपमान वाले वीडियो का मामला पंजाब तक पहुंच गया। पंजाब में जालंधर पुलिस ने इस वीडियो को लेकर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह वीडियो जालंधर पुलिस ने कपिल मिश्रा के X हैंडल से डाउनलोड करके देखा और उसे फिर उसके आधार पर FIR दर्ज की है। FIR में वीडियो में गुरु शब्द को छेड़छाड़ करके जोड़ा हुआ बताया गया है। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? जानिए स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अब तक के सफर के बारे में। जी हां, हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विश्व स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है। हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह दिवस पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। यह सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को आयोजित हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। साकेत सुसाइड मामले में कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल, किस बात का मिला भरोसा?
साकेत कोर्ट के कर्मचारियों ने अपने सहकर्मी हरीश सिंह महार की आत्महत्या के विरोध में हड़ताल वापस ले लिए। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और काम का दबाव कम करने का भरोसा दिया। 60% दिव्यांग क्लर्क हरीश ने सुसाइड नोट में मानसिक पीड़ा का जिक्र करते हुए कोर्ट की 5वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। दिल्ली के 20 लाख से अधिक लोगों को राहत, पानी के भारी बिलों से मिली मुक्ति, सीएम रेखा गुप्ता ने दिया अपडेट। दिल्ली जल बोर्ड की लेट पेमेंट सरचार्ज छूट योजना से 2,10,000 से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे पानी के भारी बिलों से राहत बताया। योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का सरचार्ज माफ किया गया, जबकि 224 करोड़ रुपए की वसूली हुई। 15 लाख पात्र उपभोक्ताओं को मूल राशि चुकानी होगी। सरचार्ज पूरी तरह माफ होगा। समय पर भुगतान न करने पर पानी की आपूर्ति कट सकती है। नरेला में दिन दहाड़े हुए जघन्य हत्याकांड का खुलासा, महीनों से फरार चल रहे तीनों सगे भाई बिहार से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नरेला में हुए एक जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया है। फरार चल रहे 3 सगे भाइयों मनीष, राजेश और राजा को बिहार के बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते अकबर के दोस्त बादशाह की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तीनों आरोपी कई महीनों से फरार चल रहे थे और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। तुर्कमान गेट पथराव मामले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी, जाने अब तक कितने अरेस्ट, 5 बड़े अपडेट्स। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव की घटना हुई थी, जिसे लेकर पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया था। इस केस में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि इस एक्शन के साथ ही अब तक गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। पुलिस ड्रोन से निगरानी और सीसीटीवी कैमरों से भी कड़ी नजर रखे हुए। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत दिल्ली वासियों।